हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांतों के आधार पर प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इस पर दो टॉपिक आपका बनता है। एक है कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, मतलब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांतों के आधार पर प्रकाश का एक परावर्तन पूछा जाता है और एक पूछा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप बोर्ड एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर का बोर्ड एग्जाम का पेपर है उसमें उठाकर देखेंगे, आपको इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो जरूर मिल जाएगा। या तो प्रकाश का परावर्तन पूछा होगा या तो प्रकाश का अपवर्तन। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इनको तैयार कर लेना है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रकाश का परावर्तन को समझेंगे, आसान शब्दों में हम समझेंगे जिससे कोई भी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए और बोर्ड एग्जाम में आए तो अच्छे से लिख भी पाए। ऐसे ही आपको बिल्कुल लिखना भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इससे पहले हमने दो टॉपिक आपको इस चैप्टर का पढ़ाया हुआ है। क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। एक हमने फिर से दोबारा पढ़ाया हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। ये दो टॉपिक हमने पढ़ा दिया है। और उसके बाद हमने एक और टॉपिक बहुत पहले पढ़ाया था, प्रकाश का परावर्तन। तो आपको सबसे पहले तो प्रकाश का परावर्तन पता होना चाहिए। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, अब वो दोनों नियम भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाइए, थोड़ा सा बेसिक है, ये आप याद कर लीजिए। अगर जिनको पता है कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो वो भी एक बार सुन लें, उनको भी रिपीट हो जाएगा। परावर्तन के दो ही नियम होते हैं, इतना बात हम बेसिक जानते हैं कि ये कोई, मान लेते हैं ये कोई सतह है, ठीक है। तो सतह से अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें इस प्रकार आती है, ठीक है। ये प्रकाश किरणें आती हैं और परावर्तन के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक अभिलंब इस प्रकार हम खींच लेते हैं जहाँ पर टकराती है। और इतनी बात हम जानते हैं कि अभिलंब और ये, इसको हम आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। ऐसे परावर्तित किरण कहते हैं। और याद रखेंगे ये है अभिलंब है। तो हम इतनी बात जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वो I से प्रदर्शित करते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। और हम ये भी बात जानते हैं कि I क्या है? I है आपतन कोण। I क्या है? ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, इसको बैक किया जाए। सॉरी, ये थोड़ा सा कलर ज़्यादा हो गया था। देखिए, आई क्या है? आई का नाम याद रखेंगे आपतन कोण है। आर का नाम क्या है? आर का नाम है परावर्तन कोण। ठीक है, इतनी बात आप जानते हैं कि ये सभी हमने प्रकाश के परावर्तन में बताया था। तो यही घटना प्रकाश का परावर्तन होता है। अब दो नियम है वो आपको समझ जाएंगे तभी जाकर ये आप टॉपिक समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत ही डीप में इस पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर जब आपको दे रहा है तो पूरा आपको एक्सप्लेन तो करना ही होगा, ठीक है। तो जैसे हम लिखेंगे वैसे ही लिखना है। तो देखिए, प्रथम नियम इसका क्या होता है? पहला इसका नियम यही होता है सिंपल वे में कि जो ये आपतित किरण होती है, आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये एक ही सतह है ना, तल कहें, सतह कहें या बिंदु भी आप कह सकते हैं। तो प्रथम नियम समझ गए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर होते हैं। ये है प्रथम नियम। आपको केवल थोड़ा सा सुन लेना है, लिखना उखना नहीं है, ठीक है। द्वितीय नियम इसमें क्या बताया गया? द्वितीय नियम केवल यही बताया गया कि जो आपतन कोण I है ना, वो आपतन कोण परावर्तन कोण R के बराबर है। मतलब जो I होता है, कोण I है, वो कोण R के बराबर है। यही हमें द्वितीय नियम में बताया गया। तो आप बोल सकते हैं ना कि प्रकाश के परावर्तन के द्वितीय नियमों के अनुसार आपतन कोण I परावर्तन कोण R के बराबर होता है। तो यही आपके दो नियम, इसी को हमें प्रूव भी करना है, अभी हम जब बताएंगे तब। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इतना था बेसिक जो आपको समझ में आ गया होगा।
और नहीं आया है फिर भी अगर ये जो बातें हमने बताया है तो एक बार आप जाइए, प्रकाश का परावर्तन हमने टॉपिक पढ़ाया है उसको पढ़ लीजिए। आप YouTube पे भी सर्च करेंगे प्रकाश का परावर्तन ब्रदर सर, इस प्रकार सर्च करेंगे वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो अब हम समझ लेते हैं हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, जो बेसिक बात था वो आपने समझ लिया। तो देखिए इस पे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो फिगर बताया जाएगा उस पर ध्यान से समझना है और इसी पर आपका पूरा बेस्ड है ये सब ये जो टॉपिक है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम एक परावर्तक यहाँ पे सतह लेंगे। ठीक है, ये हम एक परावर्तक सतह ले रहे हैं। अब सिंपल सा ये है कि ये जो सतह है परावर्तक सतह, तो इस पर अनंत से आएंगी प्रकाश किरणें। ठीक है, अब प्रकाश किरणें नहीं आएंगी, प्रकाश हम तरंग कहेंगे, क्योंकि हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांतों के आधार पर क्या बताया गया है कि जो प्रकाश होता है उसकी जो चलने का जो होता है वो तरंगों के रूप में चलता है। हम इतनी बात जानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, परंतु हाइगेंस के अनुसार प्रकाश सरल रेखा में नहीं तरंगों के रूप में गति करता है। तो हम क्या कहेंगे, इसको प्रकाश तरंगे कहेंगे। तो दो यहाँ पे प्रकाश तरंगे इस प्रकार आपतित होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूं। दो इस प्रकार प्रकाश तरंगे आपतित होते हैं। ठीक है, ये समझ के दो प्रकाश तरंगे हैं, ये इस पर आपतित हो रहे हैं। और जब इस पर आपतित होंगे तो टकराने के पश्चात ये पुनः उसी माध्यम में लौट भी जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, परावर्तित भी हो जाएंगे। इतनी बात समझ के प्रकाश किरणें आई, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट गए। ये हुआ बेसिक बातें। अब देखिए इसके बाद आपको थोड़ा समझना होगा, ये दो समांतर प्रकाश तरंगे हैं। तो इसको जब दो समांतर प्रकाश तरंगे आती हैं तो इनके बीच क्या होता है, एक तरंगाग्र उत्पन्न होता है और वो तरंगाग्र ये होगा, ये एक तरंगाग्र उत्पन्न होता है। और याद रखें तरंगाग्र अब क्या होता है, इसको यदि समझना है YouTube पर लिखिएगा तरंगाग्र ब्रदर सर, वीडियो मिल जाएगा। बट बेसिक बात मैं बता दूं कि ये जो प्रकाश किरणें होती हैं, प्रकाश जो तरंगे हैं, इनके ये तरंगाग्र होता है वो उसके लंबवत होता है। मतलब सिंपल में कहें तो इनके बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तरंगों के ये जो प्रकाश तरंगे हैं और ये जो तरंगाग्र है इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और इसका नाम याद रखेंगे, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। इसे हम आपतित तरंगाग्र। ठीक है, ये वाला जो तरंगाग्र है इसे हम आपतित तरंगाग्र कहेंगे। अब ये तरंगाग्र इस प्रकार ऐसे आएगा और फिर से इसी तरह लौटेगा ना, इधर भी जाएगा, तो यहाँ पर भी एक तरंगाग्र उत्पन्न होगा और इस वाले तरंगाग्र को हम परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित तरंगाग्र। ठीक है, तो इतना बेसिक बात आपने समझ लिया। दो समांतर प्रकाश तरंगे आती हैं, टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। यहाँ पे दो तरंगाग्र उत्पन्न होता है, एक वाले तरंगाग्र को आपतित तरंगाग्र कहते हैं, दूसरे वाले तरंगाग्र को परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं। इसको ऐसे ही समझना है, बहुत ही हार्ड टॉपिक है ये, इतना आसान नहीं है। 5 नंबर का ये टॉपिक है। ठीक है, तो आसान नहीं है, इसीलिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इसको छोड़ देते हैं, परंतु मैं किस लिए हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है आपको, जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको लगता है कि हाँ आएगा ही बोर्ड एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है, वो कितना भी हार्ड हो उसको हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार समझेंगे, पर उसको छोड़ेंगे नहीं, तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। इतना बेसिक बात समझ गए। अब थोड़ा सा यहाँ पर ही इतनी ही बात को जो मैं बीच में बताऊंगा, इतनी बात समझ गए तो आप पूरा चीज़ समझ गए, और यही हार्ड होता है। तो अब देखिए थोड़ा सा अब यहाँ पर डेप्थ में समझने वाली बात यह है कि बताइए ये दो तरंगे समांतर आ रही हैं, तो बताइए कौन तरंगे पहले पहुँचेंगी। यहाँ पे एक ये तरंग है, फर्स्ट तरंग, और ये सेकेंड तरंगे हैं। मैं पूछूं इन तरंगों में से पहले तरंगे इस सतह पर कौन टकराएंगे, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये वाली पहले टकराएगी, पहले वाला, और दूसरा वाला थोड़ा लेट से टकराएगा। ठीक है, तो बात बिल्कुल सही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि ये तरंगे आ रही हैं और ये तरंगे यहाँ पे टकराएंगी, तो ये तरंगे यहाँ पर ही होंगी, अभी यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर ये जो तरंगाग्र है यही तरंगाग्र यहाँ पर होगा। ठीक है,
मतलब ये तरंगाग्र यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर होगा, ठीक है। मतलब ये तरंगे यहाँ पे जब टकराएंगे तो ये अभी तरंगे यहीं पर होंगे, ठीक है। तो इस वाले को हम क्या कह देते हैं, ए बी कह देते हैं। क्या कहते हैं, ए बी हम कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद जस्ट यहाँ पे आएंगे। अब समझिएगा ये वाला अब यहाँ पे जब ये टकरा गए, टकराने के पश्चात ये जो किरणें हैं ये फिर से इधर आगे बढ़ेंगी इस तरीके से, और ये वाला भी इस तरीके से यहाँ पे आएगा। तो जब ये तरंगे जो बी वाला जो सेकेंड तरंगे हैं वो यहाँ पे टकराएगा तो ये वाला जो ए तरंगे हैं वो यहाँ पर पहुँच गए होंगे, ठीक है। तो इस वाले को यहाँ पर एक तरंगाग्र उत्पन्न होगा, यही वाला तरंगाग्र ये है, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ए डैश बी डैश कहेंगे। आपको समझ में आ गया हमने क्या बताया, ये सभी एक ही तरंगाग्र हैं, ये ऐसे आ रही हैं फिर से परावर्तित हो रही हैं तो ये बदल जा रहा है। हमने केवल यही बताया कि ये तरंगाग्र ऐसे ही आ रहा है, और जब ये तरंगाग्र यहाँ पे होगा ना तो जब ये वाली तरंगे यहाँ पे टकराएंगी तो ये वाला अभी तरंग यहीं पे होगा, तो यहाँ पर यही तरंगाग्र यहाँ पर ए बी बन गया है, ठीक है। उसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो ये भी तो आगे बढ़ेगा ना, तो ये वाला भी आगे बढ़ के यहाँ पे टकराया, ठीक है। और जब यहाँ पे ये टकराएगा, जो दूसरा तरंग है टकराएगा, तो ये वाला जो तरंगे हैं ये यहाँ पर पहुँच जाएंगी, तो यहाँ पे ये तरंगाग्र उत्पन्न होगा जो है ए डैश बी डैश। आशा करते हैं इतनी बात समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि देखिए कि जब यहाँ पर अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये ए है तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं साइड में लिख दिया। अब देखिए जब इस प्रकार हो जाता है तो अब हम क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे। हम इतनी बात जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें इस प्रकार आती हैं टकरा कर चली जाती हैं तो हम बीच में एक अभिलंब खींचते हैं इस प्रकार। उसी प्रकार ये तरंगे आई टकरा कर परावर्तित हो गए तो यहाँ पर भी हम एक अभिलंब खींचेंगे कि नहीं खींचेंगे, बिल्कुल खींचेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम एक अभिलंब खींचेंगे। अब वो अभिलंब कैसा, इस प्रकार हम खींचेंगे, समझिएगा। ये हमने एक अभिलंब खींच लिया। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक अभिलंब हम खींचेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, इस वाले को थोड़ा सा मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, फिगर बनाने के लिए बस में, ठीक है। थोड़ा सा इधर भी आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप सपोज डेट लिखिए ए डैश, ठीक है। यहाँ पर भी हम एक तरंगे खींचेंगे जो है सॉरी इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक तो है, ठीक है ना, दिखाई तो दे ही रहा है। मतलब ये तरंगे के थोड़ा सा मैं इधर कर दिया जैसे कि अभिलंब खींचे दें, नहीं तो दोनों एक पर हो जाएगा। फिगर बनाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, स्केल तो है नहीं कि एक अच्छे से बन पाएगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमने इस तरंगों के लिए हमने एक अभिलंब खींच लिया, एक और यहाँ पर भी हमने अभिलंब खींच लिया, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए। तो ये देखिए जब अभिलंब ये खींच लिया गया है, ठीक है, ये अभिलंब है हमने खींच लिया। अब इसके बाद आपको क्या समझना है, केवल आपको समझते जाना है। फिगर आपको सेम टू सेम हम बताएंगे किस प्रकार, आपको अंत में हम बता देंगे कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। पहले यहाँ पे समझिए। अब देखिए यहाँ पर सिंपल में ये आपको समझना है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला हम इतनी बात जानते हैं कि अभिलंब, ध्यान से समझेंगे, अभिलंब और आपतन को, ये क्या है, जो इनके बीच ये क्या है, परावर्तित किरणें हैं। तो आपतित किरणें हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में कोण बनता है इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ये बात हम जानते हैं ना कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या है, परावर्तित किरण है, और ये अभिलंब है, तो इसके बीच जो कोण बनेगा उसे हम आर से प्रदर्शित करेंगे। ये बात हम बेसिक बात पहले से जानते हैं कि ये परावर्तित किरण इस प्रकार होता है, ये आपतित किरण है तो इनके बीच आई कोण बनेगा, इसके बाद आर। तो वही हम बात कर रहे हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा आई है, और ये परावर्तित किरण है और इसके बीच जो कोण बनेगा वो आर है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब देखिए इसमें बात अब क्या आती है, अब ये आता है कि हम इतनी बात जानते हैं, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए ये वाला कोण कितना होगा, मतलब ये जो तरंगाग्र है ये अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे?
आप सिंपल है में कहेंगे कि 90 माइनस मतलब ये वाला जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये कितना बनेगा 90 माइनस आई बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो 90 माइनस आई बनेगा। आप कहेंगे सर कैसे बनेगा, आप कैसे कह दिए? तो देखिए कैसे हम इस प्रकार कह रहे हैं कि हम इतनी बात जानते हैं कि ये जो तरंगाग्र है ये तरंगों पर लंबवत होता है, ये जो तरंग आ रही है उस पर लंबवत है, अभी तो हमने बताया ना। तो बताइए कि ये अगर ये मान लेते हैं सपोज डैट ये तरंग है, ठीक है, और ये तरंगाग्र है, ठीक है, और लंबवत ये है, ठीक है, लंबवत है, तो मतलब लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बन रहा है तभी तो लंबवत है ना। तो ये पूरा कोण 90 है, तो बताइए जब इतना आई हो जाएगा और ये पूरा 90 है तो 90 में से आई को घटाएंगे तभी तो ये इतना होगा ना। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? मतलब पूरा कोण हम जानते हैं कि 90 डिग्री का है, पूरा 90 है, हमें इतना पता है कि इतना है आई, और हमसे पूछा जा रहा है इतना, तो हम क्या कहेंगे कि 90 में से आई को घटा देंगे, मतलब कुल तो है 90, तो 90 में से आई को घटाएंगे तभी जाकर तो ये पता चलेगा ना। तो हम इसको क्या कहेंगे 90 माइनस आई है। उसी प्रकार हम कह रहे हैं कि ये हमें पूरा पता है कि 90 डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 90 डिग्री है, तो 90 माइनस आई करेंगे तभी तो ये कोण हो जाएगा ना। यही बातें हैं, कोण को आपको ध्यान से समझना है, कोण पर थोड़ा सा ध्यान दे देना है। तो ये 90 माइनस आई हो गया, ठीक है। उसी प्रकार ये आर है, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, ये वाला जो कोण होगा ये भी 90 माइनस आर हो जाएगा, 90 माइनस आर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये तरंगाग्र और क्या है लंब, तरंगाग्र और तरंगों के बीच जो कोण बनेगा ये पूरा 90 डिग्री का है और ये है आर, तो 90 माइनस आर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए इतना तो आप समझ गए कि ये वाला 90 माइनस आई है, 90 माइनस आर है, तो मैं आपसे कहूं कि चलिए तब ये बताइए कि यहाँ से ये कोण कितना होगा। मैं अगर आपसे कहूं कि आप बताइए ये तो इतना है, तो मैं अगर आपसे कहूं कि बताइए ये वाला कोण कितना होगा, ये पूरा कोण, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरा कोण कितना होगा और ये वाला मैं कहूं कि ये वाला पूरा कोण कितना होगा, ये, ठीक है, ये दोनों में कोण आपसे पूछूं तो क्या कहेंगे? तो आप भी यही कहेंगे कि ध्यान से समझेंगे, ये आप कहेंगे कि ये पूरा जो कोण है वो है आई और ये जो पूरा कोण है वो है आर, ठीक है। तो आप कहेंगे सर कैसे आपने बता दिया? हमें पता है कि ये पूरा जो है 90 माइनस आई लिखा गया है। ध्यान से समझेंगे, पहले मैं इसको समझा दे रहा हूँ, आई हमने कैसे कहा। तो देखिए ये है, ये देखिए ये लंब है, ठीक है, और लंब ये समझिएगा ये लंब है और ये सतह है, ठीक है, और ये पूरा है 90 डिग्री का, हम जानते हैं कि 90 डिग्री का बनता है, ये पूरा 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बन रहा है। तो अब समझिएगा कि जब इनके बीच ये लंब और ये तरंगाग्र के बीच 90 डिग्री आई है, 90 माइनस आई, मतलब यहाँ पर ये क्या है, ये वाला जो है 90 माइनस आई है। तो 90 माइनस आई कब होगा? जब ये वाला आई होगा तभी जाकर तो ये 90 माइनस आई होगा ना। अभी तो हमने जस्ट इसका अपोजिट बताया था, उसके अपोजिट अब बात हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला टोटल, ये वाला पूरा क्या हो जाएगा, ये वाला टोटल आई हो जाएगा। उसी प्रकार ये भी क्या हो जाएगा, टोटल आर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 90 है, तो 90 माइनस आई आर लिखा गया है, तो इसका मतलब ये वाला आर है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। देखिए हार्ड टॉपिक है, ये कोण पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट हम पे विश्वास रखते हैं और उनको विश्वास है कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं, तो देखिए इसमें अगर आपको न समझ में आ रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। बेसिक जो इतना होता है इतना समय में दे रहा हूँ, ठीक है, शायद इतना समय मुझे नहीं लगता कोई देंगे, ठीक है, मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा वीडियो को और रिपीट करके देखिएगा, इस कोण को समझिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी ही बातों को आपको लिखना होगा। सबसे पहले मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, क्या आपको लिखना है कि देखिए ये वाला जो किरणें है, ये जो ध्यान से समझेंगे कि आपको लिखना है कि जो ए बी तरंगाग्र है, इसे हम आपतित तरंगाग्र कहते हैं। ये वाला ए अब बी, ये वाला क्या है, आपतित तरंगाग्र है। इतना आप समझा दिए, अब लिखने का टाइम आ गया है। इस वाले को हम आपतित तरंगाग्र कहेंगे, ए बी ये क्या है, आपतित तरंगाग्र है,
ठीक है। उसके बाद जो ए डैश बी है ये क्या है, परावर्तित तरंगाग्र है, तो हम लिखेंगे ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश क्या है, परावर्तित तरंगाग्र है, ठीक है जी, इतनी बात समझ गए। उसके बाद अब एक और बात ये समझना है कि ये आपतित तरंगा, ये परावर्तित तरंगाग्र। उसके बाद हम इतना बात जानते हैं, ये वाला जो कोण है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, और ये वाला जो कोण है आर इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये भी लिखना होगा कि जो कोण आई है इसे हम आपतन कोण कहते हैं, और ये जो कोण आर है इसे परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बातों को आपको दर्शा देना है। ये सभी तो बेसिक बातें, इतनी बात जानते हैं कि यही वाला जो तरंगाग्र है यही तो यहाँ पे आया है ना, तो ए बी तरंगाग्र को आपतित तरंगाग्र कहते हैं। ये जो ए डैश बी तरंगाग्र है परावर्तित तरंगाग्र है। आई को तो हम जानते हैं आपतन कोण कहते हैं, आर को परावर्तन कोण। तो इतना नीचे लिखकर दर्शा देना है। उसके बाद अब मैं यहाँ से आपको एक थोड़ा सा ये बातों को लिखना होगा। देखिए सपोज डेट हम मान लेते हैं कि ये जो तरंगे आ रही हैं, दो समांतर तरंगे, ठीक है, तो ये जो तरंगे हैं इनका जो क्या है प्रकाश, ये टी समय में, मतलब टी समय इनका प्रकाश की चाल हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये किस चाल से आ रही हैं, तो प्रकाश की इनकी चाल हम मान लेते हैं कि प्रकाश के चाल जितना इनका भी तरंग है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जैसे c होता है उतना ही इनका भी चाल है, ठीक है। और t समय में ये दोनों, मतलब एक ही समय में ये दोनों तरंगे चली हुई हैं। तो हम लिखेंगे, ध्यान से आप समझेंगे क्या लिखेंगे, ये जो तरंगे आ रही हैं इस तरंग को हम क्या कहेंगे, यहाँ से टकराई हैं इधर चली गई हैं, तो ए डैश, ए डैश ये तरंगे हैं, ये वाली जो तरंगे हैं ए डैश ये आगे बढ़ रहा है तो ए डैश तरंगे हैं, ठीक है। और ये वाला जो तरंगे हैं ये कौन से तरंगे हैं, ये बी डैश तरंगे हैं, देख रहे हैं बी डैश ये तरंगे परिवर्तित हुई हैं, ये ए डैश तरंगे हैं। तो हम लिखेंगे ए डैश तथा बी डैश, ठीक है। ए डैश और बी डैश तरंगे एक तरंगों का परावर्तन में लगा समय क्या है, टी है। सपोज दैट हमने मान लिया है कि जो ए मतलब ये तरंगे हैं, जो ए तरंगे हैं, और जो ये तरंगे हैं जो बी तरंगे हैं, उनमें लगा परिवर्तन होने में लगा समय टी है। और इनका हम प्रकाश की चाल, इनके चाल हम मान लेते हैं कि प्रकाश के चाल के बराबर है, प्रकाश की चाल है उसके बराबर है जो होता है c। तो ये दो बात हमने मान लिया कि इनका प्रकाश की चाल के बराबर इनका चाल है। तो अब इतनी बात हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है, ये बात हम जानते हैं। दूरी बराबर चाल बटे 4 गुणे समय होता है। तो रखते हैं, देखते हैं। तो दूरी हम देखेंगे। अब दूरी में हम क्या देखेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि देखिए ध्यान से आप समझेंगे, जब ए है ये वाला तरंग यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ से यहाँ तक जाने में, ए से ए डैश तक जाने में लगा समय हम देखते हैं। तो ए से ए डैश तक, ए से ए डैश गया है तो उसमें इसकी चाल कितनी है, ए से ए डैश तक गया है तो इसकी चाल कितनी होगी, सी, तो इसकी चाल सी है। और उसमें लगा समय क्या होगा, तो समय टी ही है, दोनों का समय टी ही है, तो सी टी हम लिख देंगे। समझ पा रहे हैं, मतलब ए से ए तक जाने में जो चाल है वो सी चाल से चल रहा है, तो चाल का और समय का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा, तो सी टी हमने लिख दिया। अब देखते हैं, अब इसका हम देखते हैं कि बी से बी डैश तक चलने में लगा समय क्या होगा। तो बी से बी डैश तक चलेगा तो इसकी दूरी क्या होगा, मतलब बी से बी डैश तक चलेगा तो इसकी भी चाल, ये जो प्रकाश तरंगे हैं इसकी भी चाल क्या है, इसकी भी चाल सी है और समय टी है, तो ये भी सी टी हो जाएगा। तो हमने दो बातें यहाँ पर जान लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम देख रहे हैं ए डैश जो है वो भी सी टी के बराबर है, बी डैश है वो भी सी टी के बराबर है।
इससे हमें ये तात्पर्य होता है कि जब ये इसके बराबर है और फिर से ये इसके बराबर है, दोनों CT के बराबर हैं, इसका मतलब ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि A डैश इक्वल टू B डैश इक्वल टू CT, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो इतना हमने लिख दिया। अभी आपका प्रूफ नहीं हुआ, थोड़ा सा और लिखना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, मैं बता दूंगा कैसे लिखना है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 3 त्रिभुज को लेते हैं। ध्यान से आप समझेंगे त्रिभुज को। देखिए यहाँ पे हम लेते हैं A B डैश, एक हम ये त्रिभुज को लेते हैं A B डैश, और एक और हम त्रिभुज को लेंगे A डैश B डैश। ठीक है, तो ये हम 2 त्रिभुज को लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इसका B डैश B डैश। ठीक है, मतलब त्रिभुज B डैश। ठीक है, तथा मतलब हमने ले लिया B डैश ले लिया। अब उसके बाद फिर से एक त्रिभुज और ले रहे हैं A डैश B डैश। ठीक है, A डैश और B डैश। ठीक है, अब हमने इन त्रिभुजों को क्यों लिया, क्योंकि हमें साबित करना है कि ये सभी सर्वांगसम त्रिभुज हैं। मतलब ये दोनों त्रिभुज जो हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। ठीक है, और जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होंगे तो इनके कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, सब समझ में आएगा। हमें केवल अभी प्रूफ करना है कि इसका ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं। और सर्वांगसम त्रिभुज होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए कि 2 भुजाएं समान होनी चाहिए और एक कम से कम एक जो कोण है वो समान होना चाहिए। दोनों त्रिभुज में एक एक कोण समान होना चाहिए। तो चलिए हम समझते हैं। तो अगर आप देखें, थोड़ा सा ध्यान से समझें कि B डैश, ठीक है, तो एक त्रिभुज है ये वाला, ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है। फिर से एक है A डैश B डैश, तो इसमें एक ये त्रिभुज बन रहा है। दोनों त्रिभुज में ये A और B डैश दोनों त्रिभुज में आ रहा है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज में A B डैश, ठीक है, और A B डैश, दोनों त्रिभुज में A B डैश दोनों आपस में बराबर हैं। इसका मतलब ये तो उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद मतलब ये दोनों त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं तो उभयनिष्ठ हैं, आपस में बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी भुजा अगर हम देखें तो आप बताइए कि जो A डैश भुजा है, मतलब ये जो दूरी है वो B डैश के बराबर है कि नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल है। कैसे, तो हम जानते हैं A डैश है, मतलब A डैश, ये जो दूरी है वो B डैश के बराबर है, B डैश के बराबर है। तो इसका मतलब ये भी हम जानते हैं कि जो A डैश है वो B डैश के बराबर है। तो देखिए हमने 2 साबित कर लिया कि एक भुजा, ये दोनों त्रिभुज में ये भुजा बराबर है, और दोनों त्रिभुज में एक A डैश है और ये B डैश है, ये दोनों भी बराबर हैं। तो 2 हमने भुजाओं को इक्वल कर दिया, बराबर हमने साबित कर दिया। अब हमें केवल एक कोण को हमें साबित करना है कि दोनों त्रिभुज में एक कोण है जो दोनों बराबर हैं। तो अगर आप ध्यान से समझें तो देखिए यहाँ पे आप समझते हैं B डैश, अगर यहाँ पे आप इस कोण को देखें, ठीक है, और यहाँ पर A डैश B डैश, अगर आप इस कोण को देखें तो दोनों 90 डिग्री का है कि नहीं। दोनों पर यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री। आप कहेंगे कैसे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस प्रकार, क्योंकि हमने बताया था कि जो तरंगे होती हैं वो तरंगाग्र पर लंबवत होती हैं, तो ये तो तरंगाग्र ही है ना, और ये तरंगे हैं, तो इनके बीच जो कोण बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और इसके भी, ये तरंगाग्र है, ये तरंगे हैं, इसके बीच भी बनेगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका मतलब हमने प्रूव कर दिया कि B डैश जो है, त्रिभुज B डैश, इनके बीच जो कोण ये बनेगा वो A डैश B डैश के बराबर होगा, वो A डैश B डैश के बराबर है। ठीक है, तो हमने 3 चीज़ों को प्रूफ कर दिया, ये तीनों चीज़ों को हमने प्रूफ कर दिया। 2 हमने भुजाओं को साबित कर दिया, एक कोण को। तो इसका मतलब अब प्रूफ हो गया कि जो
बी डैश है और ए डैश बी डैश है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज हैं। तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज, ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश सर्वांगसम त्रिभुज हैं। अब जब दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं तो इनके जब दोनों सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाएं भी समान होती हैं और उनका कोण भी समान होता है। तो इसका मतलब अब देखिए इन त्रिभुजों में यदि है ये कोण है आई, तो ये भी कोण आपस में बराबर होगा ना, कोण आई जो होगा कोण आर के बराबर होगा। तो यही हमें प्रूव करना था कि कोण आई जो होगा वो कोण आर के बराबर होगा। यही तो है परावर्तन का द्वितीय नियम जो हमने बताया था कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। पहला तो हमने इसी से फिगर से ही समझ में आ गया होगा, प्रूफ कर दिया है कि आपतन कोण, फिर से परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही सतह पर हैं कि नहीं है, तो ये तो फिगर से ही प्रूफ हो गया। और दूसरा हमने इस थ्योरी से हमने ये प्रूफ कर दिया है द्वितीय नियम। तो देखिए आपको यही था आपका प्रकाश का परावर्तन। अब आप कहेंगे सर कैसे लिखना है। देखिए इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है, ऐसा नहीं है कि हेडिंग डाल कर आपको पूरा लिखना होगा इसको, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिंपल सा जो हमने फिगर बनाया है इस फिगर को सेम टू सेम बनाना है। नीचे आपको ऐसे लिख देना है, उसके साथ साथ आपको फिर से नीचे आपको ये भी लिख देना है, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं यही कहूँगा जिन विद्यार्थियों को समझ में आ गया है, यदि समझ में आ गया है तब जाकर आप प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में केवल यही बता दीजिएगा कि आपको वास्तव में ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि मुझे भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं आपको समझ में आया है या नहीं आया है। तो एक बार थोड़ा सा डाउट है हमको भी, तो क्लियर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, ठीक है। सुनने पर अच्छा लगता है कि चलिए हाँ आपको समझ में आया, इतना मेहनत किया, इतना बताया, तो कम से कम आपको समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी बात, यदि चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक कीजिए। चैप्टर वाइज सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और यदि आपको ये सभी समझ में नहीं आया है और थोड़ा सा कम समझ में आया है तो मैं उन विद्यार्थियों को कहूँगा कि देखिए अभी आपने पढ़ लिया, इन सभी को नोट्स में लिख लीजिए। उसके बाद फिर से आप 2 घंटे 4 घंटे या 1 दिन बाद फिर से आप एक बार और वीडियो को देखिएगा, क्योंकि जितनी बार आप वीडियो को देखेंगे ना उतनी बार और आप कुछ चीज़ों को आपको दिमाग में बैठेगा, समझेंगे और याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करेंगे क्योंकि वीडियो से जल्दी हमें समझ में आता है कोई भी चीज़, ठीक है। कॉपी में हम पढ़ते हैं उतना समझ में नहीं आएगा, परंतु वही चित्र से समझाया जाए हमें तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।